हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम फिर आपके साथ आपकी क्लास में फिजिक्स विजन 444 में उपस्थित हैं। आपके साथ नई वीडियो शेयर करने के लिए, लेसन नंबर 4 को आगे बढ़ाने के लिए। आई होप आपको हमारा पहला जो टीजर है, पहला जो वीडियो है लेसन नंबर 4 का, पहला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। काफ़ी बच्चे थोड़ा सा आलस कर रहे होंगे इस मैटर के अंदर की बहुत लॉन्ग वीडियो है, रोज रोज कौन पढ़ेगा इसको। ठीक है बेटा, तो वीडियो का टाइमिंग ध्यान रखा करो। उससे क्या होता है कि आप वीडियो को देखो नहीं देखो, लेकिन आपके पास वो टाइमिंग फिक्स रहती है कि हमने 25 मिनट की देख ली, आगे हमें 25 के बाद की देखनी है। ठीक है, जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहे वीडियो को देखते रहा करो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पार्ट यहीं पे छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ इस पार्ट को हमने छोड़ा था और इस पार्ट में हमने क्या किया था वो देखिए। डायग्राम वगैरह तो सारा दोबारा बनाना पड़ेगा हमको डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ मैंने आपको बताया था इसके लिए केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा 0 हो तो r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, ये कितना हुआ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज p प्लस क्यू। तो इस केस नंबर फर्स्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। केस नंबर फर्स्ट को नोट कर लीजिए। केस नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, r इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 क्या होता है, 0, तो r कितना बचेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नोट कीजिए इसको भी। केस नंबर हम थर्ड की बात कर रहे हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। तो यहाँ क्या बचाइए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या बचा, p माइनस क्यू। तो ये आपके केस थर्ड, मतलब तीनों के तीनों केस आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिशा की, कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें टेन एल्फा, मतलब कि हमें 10 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें वो डायग्राम दोबारा बनाते हैं। काफी बच्चों को डायग्राम में प्रॉब्लम थी, तो एक बार वो डायग्राम भी देख लेंगे और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा इसका। तो देखिए डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे। ये इस टाइप से है डायग्राम। ये क्या था P, ये क्या था Q, ये इसकी डायरेक्शन इस टाइप से, ये O पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ये हमने एक विकर्ण डाल दिया था जो था R, यहाँ से जो लंब डाला था वो था M। ये एंगल हमें फाइंड करना है अल्फा। यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है ये है थीटा। अब एक बार इस पॉइंट को देख लेते हो कि ये पॉइंट था क्या। ठीक है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम पहला वाला पॉइंट ही लेंगे इसके अंदर। तो आपको पॉइंट दिया हुआ है ये, ओके, ये तो ए बी है, PNSQ, PNS और ये Q, और ये यहाँ पर ये है A और ये है B। ठीक है, अब हमें यहाँ से टेन अल्फा चाहिए। टेन अल्फा तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ONS। टेन अल्फा निकालो कितना होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, अल्फा के सामने SN, लंब, आधार कितना हुआ ON,
ओके, बट लेकिन ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। कहां से? चित्र से। कहां से है ये? चित्र से। तो यहाँ क्या हुआ, टेन अल्फा इज इक्वल टू एस एन अपॉन ओपी प्लस पी एन। ठीक है, अब देखो अपने पास एस एन ये रहा, ओपी ये रहा, तो ओपी तो सही है, ओपी तो चलेगा। ठीक है, ओपी वाला तो बाहर निकल जाएगा अपने को, क्योंकि ये अपने को चाहिए। पी एन अपने पास नहीं है और एस एन भी नहीं है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज पी एन एस में। बताइए क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना होता है? ये एस एन, यहां लिख लो। देखो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। लंब बटे कर्ण पी एस। ठीक है, तो पी एस भी कितना होगा? बी। ये कितना होगा? ए। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एस साइन थीटा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण पी एन अपॉन पी एस। पी एन कितना हो गया? पी एस कॉस थीटा। ठीक है, तब देखिए, इसलिए टेन अल्फा इज इक्वल टू एस एन के स्थान पे क्या लिखेंगे? पी एस कॉस थीटा अपॉन, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, ओपी प्लस पी एस, गलत कर देगा ये, पी एस साइन है यहाँ पे, कॉस थीटा टेन अल्फा। ध्यान रखना ए और बी में हमें आंसर चाहिए। जो चीज ए और बी में नहीं आ रही तो उसको ए और बी में हमको चेंज करना पड़ेगा। पी एस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये निकल गई इसकी डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। देखो अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.3। 4.3 क्या कह रहा है? इसके अंदर है एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इसको तो उतारना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.3 पे आप सारे बच्चे आ जाइए। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो पहले डायरेक्शन बना लो, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ये बोट चल रही है भाई 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है। अभी जल धारा का कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या है। ठीक है, तो जल धारा मतलब वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री है। दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री, ये है यहाँ पर, ये वो है BW जल धारा वाटर, ध्यान रखना। ठीक है, मोटर बोट का परिमाण ज्ञात कीजिए। मोटर बोट का परिमाण इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं। ठीक है, मोटर बोट का परिमाण तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे बताओ? एंगल कितना बन रहा है पहले तो ये देख लो। यहां से ये 60 बन रहा है
हमको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इन दोनों के बीच का कितना होगा? 120। 120 होगा ना। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का? v इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी डब्ल्यू कॉस 120। वी कितना है? 25 का स्क्वायर। ये कितना था? 10 का स्क्वायर। 2 इंटू 25 इंटू 10 कॉस 120। 25 दूनी 50 और 10 500। कॉस 120 की वैल्यू बताइए मुझे। कॉस 120 कितना होता है? इतना बता दूं, जब ऊपर वैल्यू निकल जाए तो जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। कितनी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 60 के माइनस से नेगेटिव हो जाएगी 1/2 माइनस के। सॉल्व करो इसको। 725 माइनस 250 कितने हुए? घटाओ। 5 बचा यहाँ। 6 7 8 9 10 11 12 7 बचा। 3 4 5 6 4 बचा। 475। देखो सही भी है क्या आंसर? 475 अपना आंसर आ रहा है। इसको अंडर रूट में लेके सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा? 22 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। देखो सही है क्या इसका आंसर? 22 किलोमीटर पर आवर 485 होता है। तो ये अपन ने गलत किया है यहाँ पे, शायद ये 484 होता है। लगभग 22 किलोमीटर पर आवर आ रहा है इसका आंसर। सही है, ठीक है। और आप देखो चेक कर लो, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। देख लो 25 का स्क्वायर कितना होता है, करके देखो। कई बार नहीं रहती है चीजें याद, लेकिन ये सही है। 625 है, ये 100 है। 25 दूनी 50 होते हैं। 50 गुना 10 करोगे तो 500 हो जाएगा। इसका आधा करोगे तो 250 हो जाएगा। सही है, सही आंसर, ठीक है। फिर भी मैंने चेक कर लिया क्योंकि एवरेज आंसर सही है। एंगल है, एंगल आप इसके अंदर ज्ञात नहीं करोगे। फिर है किसी समतल में गति, उसमें आपको किसी सदिश का विस्थापन दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, ठीक है, और त्वरण दिया हुआ है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको समरी बता देती हूँ। उस समरी के अकॉर्डिंग आप एक बार चीजों को देख लेना कि क्या है, ठीक है। विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश, इन तीनों के बारे में एक बार चर्चा करनी है, या फिर कहीं तीनों के फॉर्मूले को हमको रिवाइज करना है। और त्वरण, देखो पोजीशन वेक्टर कैसे व्यक्त होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समतल के लिए बोल रहा है ना, तो दो दो चीज ही आएंगी। क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? tan थीटा मतलब एंगल y अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद वेग सदिश के ऊपर आएंगे हम, तो v वेक्टर कितना होगा? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। परिमाण कैसे निकलेगा? वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर tan थीटा एंगल वी वाई अपॉन वी एक्स से निकलेगा। त्वरण की बात करें, क्या होगा? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, बार बार भूल जाते हैं। अंडर रूट में क्या होगा? ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या निकलेगी? ए वाई अपॉन ए एक्स। नोट कर लीजिए इनको।
नोट डाल के लिखिए। अब पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है। खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है, जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है। जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है। ठीक है, ये नोट है। अगला नोट लिखिए। एक विमा में वस्तु का वेग व त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। ब्रैकेट में लिखो, वे या तो समान दिशा में होते हैं या विपरीत दिशा में होते हैं। परंतु दो या तीन विमाओं में गति के लिए वेग व त्वरण सदिशों के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है। कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.4 देखिए। अब पूरा अवकलन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको आर दिया हुआ है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। जहां t सेकंड में व्यक्त किया गया है, अन्य गुणकों की मात्रा किस प्रकार है कि r मीटर में व्यक्त हो जाए। मीटर में व्यक्त करना है इस r को। ठीक है, पहला ए पॉइंट। एक सेकंड बेटा, शोर ज्यादा हो रहा है, गेट बंद कर दो। VT बाई AT ज्ञात करना है। सेकंड, T 1 सेकंड पर VT का परिमाण व दिशा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, वेग निकालते हैं पहले। VT क्या होता है? dr वेक्टर अपॉन dt, यही होता है। d अपॉन dt ये लिख दो 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। इसका जब आप अवकलन करोगे 3t i कैप का होगा 3i कैप, 2t स्क्वायर j कैप का होगा 4t j कैप और इसका होगा 0k कैप। ठीक है, अब एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या करना होता है? इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी टी 3i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 0k कैप, ये भी 0 हुआ। इसका कितना हुआ? 4j कैप प्लस 0, ओनली 4j कैप। ये हुआ इसका त्वरण, ये है इसका वेग। तो
तो पहला वाला तो हमने कंप्लीट कर दिया आपका, कीजिए इसको। हो गया। तो अब देखिए बी पार्ट इसका क्या कह रहा है। बी पार्ट के लिए ये चाहिए अपने को t बराबर 1 सेकंड पर वेग। तो वी टी निकालना है अपने को t बराबर 1 पे, या फिर इसको हम स्टेप से भी लिख सकते हैं v1 3i कैप प्लस 4 t की वैल्यू 1 j कैप, कितना हुआ 3i कैप प्लस 4 j कैप। तो ये तो वेग निकल गया, ठीक है। परिमाण इसका कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिशा tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स 4/3। Now your question is complete. फिर है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, ठीक है। तो किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के लिए पहले फॉर्मूले देखते हैं। बताइए क्या होगी, इसके लिए सेम फॉर्मूले यूज होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ v क्या है, अंतिम वेग। बुक में चाहे कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, बुक में v नॉट से स्टार्ट कर रखा है तो जरूरी नहीं है v नॉट ही लिखो, आप u से भी कर सकते हो। ये है प्रारंभिक वेग, s क्या है, दूरी, t कितना है, सॉरी t क्या है, समय, और a है यहाँ त्वरण। मंदन बोलेगा तो एक ही जगह माइनस से आ जाएगा बस, ठीक है, इतना सा अंतर आएगा, नोट करो इसको। ठीक है, लिखिए किसी समतल में गति को
किसी समतल में गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों के रूप में समझ सकते हैं, जो परस्पर लंबवत दिशाओं के अनुरूप हों। ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.5। टी बराबर 0 क्षण पर, ठीक है, इनिशियल दे दिया, कोई कण मूल बिंदु से, और यू दे रखा है इसके अंदर 5 आई कैप मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक्स वाई समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। ए पॉइंट, जिस क्षण पर कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, मतलब कि जो दूरी एक्स डायरेक्शन में है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 84 मीटर। उस पर वाई निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, उस पर 0 नहीं, ज्ञात करना है। सेकंड, इस क्षण कण की चाल क्या होगी जब ये 84 मीटर पे हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का फेज उतार लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूरी। पहले एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू कितना है 5 आई कैप, टी पता नहीं है हमें, प्लस हाफ ए कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप टी स्क्वायर। यहां से बेटा आई के कॉम्पोनेंट अलग कर लो, टी के अलग, वो जे के अलग कर लो। 5t प्लस ये कितना हुआ 1.5 टी स्क्वायर, ये किसके हुए आई कैप के, प्लस जे कैप के कितने हुए टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो अगर हम एक्स दिशा के अंदर देखें डायरेक्शन, एक्स दिशा के अंदर कितनी है 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन कितनी है टी स्क्वायर जे कैप। उतारो इसको, अलग अलग कंपोनेंट में चेंज कराया हमने इसको। अब देखो टोटल कितनी है एस एक्स 84 मीटर दी हुई है, कि टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 84 एक्स दिशा वाली। तो मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, कितना 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य आप लगा सकते हो, ए कितना है 1.5, बी कितना है 5 और सी कितना है माइनस के 84। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना बेटा, इसका आंसर आएगा 6 सेकेंड। पॉजिटिव वाला आएगा और एक नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। टी आएगा 6 सेकेंड। उतारो इसको पहले।
चलो उतारने से पहले एक चीज ध्यान रखो, t बराबर 6 सेकेंड आ रहा है ना, इसको हम यहाँ रख देंगे। कितना आएगा 6 का स्क्वायर जे कैप 36 जे कैप 36 जे कैप इसका आंसर आ रहा है पहले वाले का। मतलब 36 मीटर आ रहा है इसका आंसर, ठीक है 36 मीटर, वाई में 36 मीटर चलेगी ये। चलिए अब इसने क्या पूछा है, चाल पूछी है। तो हम इसको उतारते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। वेग के लिए हम क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। सॉल्व करो, यहाँ तो बचा 5, यहाँ कितना बचा 3t आई कैप प्लस यहाँ बचा 2t जे कैप। t बराबर 6 सेकेंड पे चाहिए हमें, वी वेक्टर कितना आया 5 प्लस आई कैप 2 इंटू 6 जे कैप आई कैप प्लस 12 जे कैप 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। आपसे ये पूछा परिमाण पूछे तो परिमाण के लिए क्या करोगे, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सिंपल तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार करते हो क्वेश्चनों को तो आदत लग जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि लंबे हुए जाते हैं ये क्वेश्चन। पहले में दूरियां ज्ञात करो, फिर टाइम निकालो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मैं इसका आंसर आएगा 26 मीटर पर सेकेंड। दो विमाओं में आपेक्षिक वेग, हेडिंग डाल दीजिए, दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। लिखिए, माना दो वस्तुएं कैपिटल ए व कैपिटल बी वेगों वी ए तथा वी बी से गतिमान है, तब देखिए दो वस्तु ए और बी दे रखी है और इनके वेग दिए हुए बी ए और बी बी, तब ए का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहां से माइनस बाहर निकालो, वी ए वैक्टर माइनस बी बी वैक्टर, मतलब माइनस के वी ए बी। ये होना चाहिए, लेकिन हम क्या ले लेंगे, इनका परिमाण, और परिमाण की वजह से इनका आंसर बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सेम। परिमाण में आंसर कैसा आएगा, सेम। चाहे ए का बी के सापेक्ष निकालो, चाहे ए का बी के सापेक्ष, चाहे बी का ए के सापेक्ष, आंसर रहेगा सेम। नोट कर लो और अगला क्वेश्चन पढ़ लेना।
क्या है क्वेश्चन? ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। ठीक है। कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में चाहिए? बताइए इसको कैसे निकालेंगे? सिर्फ दिशा पूछी है तो हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व दिशा में से इसको डिवाइड कर देंगे। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ इसका। ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है, 35 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, यहां रखेगी छाता, ये थीटा, तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा 12। ये 35 है, तो ये भी कितना होगा 35। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, ये तो हो गया कर्ण, आधार कितना होगा ये 35। बस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35। निकल गया इसका सॉल्यूशन। सिंपल था, इसमें पता नहीं क्या दे रखा है। हेडिंग डाल दीजिए प्रक्षेप गति। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कम से कम 15 मिनट की क्लास इसी टॉपिक के ऊपर चलेगी। प्रक्षेप्य गति, अगली हेडिंग। इसमें डेरिवेशन बुक में किसी और तरीके से दिखाया हुआ है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस डेरिवेशन को कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। बेटा जब किसी चीज को नीचे से ऊपर इस टाइप से फेंका जाता है तो वो कर्व का रूप ले लेती है। ठीक है, कर्व का रूप ले लेती है, तो इसके हर एक पॉइंट पर दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक vx और एक y। ठीक है, जो भी स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो इसकी डायरेक्शन को शो करती है, vx, तो ये क्या हो गया vy। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये हो गया vx और ये हो गया vy। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रक्षेप गति। लिखिए, जब कोई वस्तु उछालने के बाद हवा में वक्रित होती हुई धरातल पर आती है तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। फिर लिखिए इसके अंदर, आपको एक डेफिनेशन और लिखा देते हैं आपको अच्छी सी, क्योंकि इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा एग्जामिनर, और आपकी इस बुक में अच्छी डेफिनेशन दे नहीं रखी। लिखो, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में किसी प्रारंभिक वेग से फेंके तो फेंके जाने के पश्चात यह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन गति करती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए, प्रक्षेप्य का पथ।
प्रक्षेप्य का पथ डायग्राम बना लीजिए पहले। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए माना कोई वस्तु मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाती हुई प्रक्षेपित की जाती है, तब देखिए इसके दो घटक होते हैं। तब एक तो x दिशा में होता है, इसको हम बोलते हैं u cos थीटा। एक y दिशा में होता है, इसको हम बोलते हैं u sin थीटा। त्वरण जो होता है x दिशा में तो 0 होता है, क्योंकि इधर तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता ही नहीं है, और यदि ऊपर की बात करें तो -g होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, पहले देखिए S = ut + ½ at² फॉर्मूला है x दिशा में, क्योंकि जब हवा में चीजों को हम फेंक रहे हैं तो वो रेंज को कवर तो करेगा, साथ में हाइट को भी कवर करेगा। तो रेंज को कवर करने के लिए हम x निकालते हैं और हाइट को कवर करने के लिए हम y निकालते हैं। तो x दिशा में देखिए x = uxt + ½ axt²। x = क्या होगा, u cos थीटा t + 0। तो x निकला आपका u cos थीटा t, यहां से t निकाल लो, x/u cos थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से उतार लो इसको। फिर है y दिशा में, क्या होगा, y = uyt + ½ ayt²। यही है ayt²। तो देखिए y = क्या हुआ, u sin थीटा t -½ gt²। अब आप क्या करो, जो t की वैल्यू है ना वो यहां पुट करो, u sin थीटा t की जगह कितना है, x/u cos थीटा -½ g x² u² cos² थीटा। ठीक है, तो अब देखो लास्ट फॉर्मूला क्या बचा इसका, y = u से u x tan थीटा -½ g x² cos² को ऊपर लेके गए तो sec² अपन u²। बस ये है इसका प्रक्षेपण का पथ समीकरण। चाहो तो इसको याद कर लो, पूछा जाता नहीं है, और निकालने के लिए बोले तो तुरंत निकाल देना। ux u cos थीटा, uy होता है u sin थीटा। x डायरेक्शन में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता तो 0, और y डायरेक्शन में होगा -g, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है चीजें और पहले ऊपर फेंकना पड़ रहा है। फिर बाद में ये फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी, नोट करो। देखिए यह एक परवलय का समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में गति का पथ परवलयाकार होगा।
परवलयाकार होगा। अब देखिए, अब आपको चार चीजें निकालनी है। कौन कौन सी? पहला, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, या फिर प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर समय, TM। सेकंड आपको निकालना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, TF। थर्ड निकालना है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, HM। फोर्थ है प्रक्षेप्य का परास, R। ये चार चीज निकालनी है हमको, ठीक है। और आपको साथ के साथ में ये भी चीज ध्यान रखनी है, सेम डायग्राम बनेगा। इनको मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ। अब ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और a आपको लेना है माइनस के g, इस टाइप से, ठीक है। तो पहली चीज TM, ठीक है। आप पूरी हेडिंग लिखना, TM कैसे निकालते हैं। अब कॉपी किताब को रख दो बच्चों, यहां समझ लो, छपा हुआ तो आपकी बुक में ही, वहां से छाप लेना आप बैठ के, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। CBSE ये जो अपनी NCERT बुक्स है इसके अंदर से, ठीक है। TM कैसे निकालते हैं? गति का पहला समीकरण क्या होता है? V इक्वल टू यू प्लस AT। अधिकतम ऊंचाई पे समय, मतलब ऊंचाई y एक्सिस में है ना, तो Vy uy, ये सब ध्यान रखना, u है, v नहीं है आपके पास कुछ भी, प्लस ATM। अधिकतम ऊंचाई पर ये वेग जो होता है आपका 0 हो जाता है, अंतिम वेग। uy कितना है? u साइन थीटा। a कितना है? माइनस g, और यहां हो गया TM। तो TM कितना हो गया? पहला कंप्लीट हुआ, नोट कर लो इसको। सेकंड, TF, उड्डयन काल का मतलब होता है ऊपर जाके नीचे आ जाए तो डबल टाइम लगेगा। 2TM, 2u साइन थीटा अपॉन g। जितना इसी तरीके से हम आपको करा रहे हैं उतने इसी तरीके से कोई नहीं कराएगा ये आपको डेरिवेशन, बहुत ही कम टीचर्स कराता है इसको इस तरीके से, ठीक है। कंप्लीट। अब देखो थर्ड, HM, अधिकतम ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला क्या पता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहला जो दोनों है गति के पहले समीकरण से, ये दूसरे समीकरण से, तीसरे समीकरण से, ध्यान रखना। y एक्सिस में पूछ रहे मतलब HM, u y t। अधिकतम ऊंचाई पे तो नीचे तो आ ही नहीं पाएगा, ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहाँ पे भी आएगा TM माइनस हाफ, a की जगह g और t की जगह TM का स्क्वायर। HM इज इक्वल टू u साइन थीटा, TM कितना था? u cos थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g था।
माइनस हाफ जी, टी एम का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। एच एम देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस ये जी से एक जी कट गया, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्या बाहर आ रहा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो एच एम कितना हुआ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको। देखो थर्ड नहीं फोर्थ, परास। तो हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बराबर वेग इंटू समय। दूरी कौन सी लेंगे? आर। वेग कौन सा लेंगे? वी एक्स, क्योंकि रेंज एक्स में होती है तो सारा काम एक्स में होगा। वेग हम यहाँ पे समय कौन सा लेंगे? टी एफ। रेंज तो तब निकलेगी ना जब ऊपर जाके वो नीचे आ जाएगा, इसलिए। तो वी एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। टी एफ कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आर कितना हुआ? यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला हुआ? साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला हुआ? ये साइन 2 थीटा का। नोट कर लीजिए और ये डेरिवेशन कंप्लीट। एक केस लिख लो यहाँ पर या स्टार डाल के। यदि थीटा 45 होता है तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 45। तो आर कितना आएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90। तो आर ना मैक्सिमम हो जाएगा इस कंडीशन में कि यदि आप चाहते हो कि वो बहुत दूर तक जाए एक्स में, तो उसे 45 डिग्री के एंगल पे फेंको आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल। समझा देती हूँ, सॉल्यूशन आप लोग करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 4.7। अरे तो यही है, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक टू न्यू साइंस में कहा है कि उनके लिए जिनके लिए ये 45 डिग्री के बराबर मात्रा है, अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं। बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। 45 में जो भी आप ऐड करोगे ना तो ये इसके बराबर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। हम करते हैं 4.8 एग्जाम्पल नंबर। क्या दिया हुआ? एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पे खड़ा है। ओके, चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है।
तो आपको मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है, 490 मीटर। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर क्षैतिज दिशा में फेंक रहा है, तो यूएक्स दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जमीन तक पहुंचने में मतलब टीएफ ज्ञात करना है, तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी, वेग। तो बताओ इसका कैसे सॉल्यूशन करें हम। टीएफ क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी, यही होता है। यहां तो हमें क्या दे रखा है, यूएक्स। अब हम कैसे निकालेंगे बताओ इसको। इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स टी चाहिए और वाई टी चाहिए, दूरियां चाहिए, ठीक है। तब हम पहले दूरियां निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स घटक के लिए, एक्स टी क्या होगा, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालना है, तो यहां बचेगा यूएक्स टी, यूएक्स टी बचेगा, ठीक है। और अगर वाई टी के लिए हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जानते हो ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वाई डायरेक्शन में होती है चीज तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है, लेकिन जब एक्स में करते तो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। तो ये तो हमने एक्स टी और वाई टी आपके निकाल लिए, ठीक है। अब हम यू नोट एक्स पूरा निकाल लेते। यू नोट एक्स आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई है, ये आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, और एक्स आपको दी हुई नहीं है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, इससे हम इसका अवकलन करते हैं, यू एक्स है ना, वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी यू एक्स मतलब 15 टी, तो ये टी तो कट जाएगा, सिर्फ वी एक्स जो बचेगा ना वो बचेगा 15 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, अंतिम वेग निकाल लिया इससे। अब हमारी बारी है वी वाई निकालने की। तो वी वाई निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही इसका अवकलन करेंगे। और आपको 490 मीटर ऊंची तो ये दीवार पहले ही दे रखी है, ठीक है। तो देखिए कीजिए, करें स्टार्ट। ओके, आपको वाई दी हुई है ना, वाई टी तो आई है -490 मीटर, क्योंकि ऊंचाई में दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है इसकी 490 मीटर। इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो जमीन से टकरा रहा है ना, तो जमीन से टकराया, ऊपर जा रहा था तब ऐसे, तब जमीन से टकराएगा तो बिल्कुल नीचे, तो हमें जो दूरी है इसकी वो भी हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे, -490 मीटर इज इक्वल टू, ये यू वाई कितना है 0, वाई डायरेक्शन में अंतिम में कोई वेग नहीं होता है, 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो -490 माइनस हाफ जी कितना दिया हुआ है 9.8, और ये टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 490 इंटू 2 अपॉन 9.8 बराबर टी स्क्वायर। 490, ये जीरो भी ऊपर गई, पॉइंट को हटा दिया हमने, ठीक है। ये देखो 49 से 2 बार कट गया, यहाँ बचा 100, 2 से 2 कट गया, टी बराबर आ गया 10 सेकेंड। दो चीजें आ गई, एक तो अंतिम वेग एक तो अपन ने अंतिम वेग निकाल लिया एक दिशा में, और हमने टाइम निकाल लिया 10 सेकेंड, ठीक है। तो बस अब वी एक्स तो निकाल चुके हो, वी वाई भी निकाल लो। वी वाई कैसे निकालोगे, वही सेम यू टी फॉर्मूला, ये वी वाई निकाला है ना, वी एक्स, ऐसे वी वाई निकाल लो। कैसे निकलेगा, माइनस के यू, ये वाला जो फॉर्मूला है यहीं से निकल जाएगा ये, ठीक है। माइनस या फिर जी टी स्क्वायर से निकाल लो, बताओ कौन से निकालोगे आप। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, ये और एक तो ये है, इसका अपकलन करके तो हमने ये निकाल दिया, अब इसका हमको अपकलन करना है। तो आप लिखोगे डी अपॉन डी टी वी वाई यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
अब यू वाई तो क्या है, 0 है, तो वी वाई कितना बचा, डी अपॉन डी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वी वाई हो गया माइनस के 2 GT अपॉन 2 से 2 कट गया, वी वाई हुआ माइनस के जी टी। तो बेटा फटाफट से पहले इसको उतारो, फटाफट से उतारो, क्योंकि अपने को एक ये वैल्यू चाहिए और एक वो वैल्यू चाहिए, आंसर निकल जाएगा अपना। टीएफ तो आई है 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए वी वाई, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना इस वीडियो को। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके एग्जाम्पल के जैसे कराऊं, इसको अलग तरीके से ना कराऊं, क्योंकि क्वेश्चंस को करने का जो स्कूल का तरीका है और आपके जो क्लासेस का तरीका है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप मैनिपुलेट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। टी कितना दे रखा था, 10, तो माइनस के 98 मीटर पर सेकेंड। अब वेग कैसे निकालते हैं, वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स कितना है 15 का स्क्वायर प्लस माइनस के 98 का स्क्वायर। बस बेटा हो गया सॉल्व, इसको अब उतार लो आप, बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो आप खुद करोगे। अब कुछ भी नहीं बचा सॉल्यूशन में, तो बस स्क्वायर करके ऐड करना है और अंडर रूट करना है। प्रक्षेप्य गति के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, 15 मिनट्स और वेट कर लीजिए, बस लास्ट 15 मिनट की क्लास ही लगेगी अब आपकी। फोर 4.9, काफी पेशेंस दिखा रहे हैं कुछ बच्चे तो पढ़ने में। 4.9, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, लो जी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। फेंक दी है। पहला क्वेश्चन, अधिकतम ऊंचाई की गणना करो, HM। सेकंड क्वेश्चन, उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना करो, TF। तीसरा क्वेश्चन, फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पर इस स्तर पे पहुंच जाती है, R। HM इज इक्वल टू क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, यही होता है। तो HM इज इक्वल U स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 9.8। सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएगी। फिर है TF क्या होता है, 2U साइन थीटा अपॉन G, 2 इंटू U कितना है 28, थीटा है 30, G हो गया 9.8। ओके, रेंज कितनी थी, U स्क्वायर अपॉन G साइन 2 थीटा, तो U स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर अपॉन 9.8 और ये हुआ साइन 30 दुनी कितने होते हैं 60। सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो आप। आज का अपना लास्ट टॉपिक, एक समान वृत्तीय गति। आज का क्या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, एक समान वृत्तीय गति। बेटा वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, वृत्तीय गति का वही मतलब होता है, ये कोई सर्किल है, सर्किल में कोई चीज गति करे जिसकी रेडियस कितनी है R। तो यहां से एक है ना केंद्र की ओर एक बल भी लगता है, इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो क्या करता है, गिरने से बचाता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो और लिखो, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ओके बेटा, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास। वो फॉर्मूले क्या है वो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। वृत्तीय गति के लिए एक फॉर्मूला लगता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यह v क्या होता है? वृत्तीय वेग। r होती है त्रिज्या और ओमेगा होता है इसका कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कुछ फॉर्मूले है, बस फॉर्मूले के फॉर्मूले याद करने हैं। यहाँ पर जो टी होता है वो होता है आवर्तकाल, ठीक है। ये उतारिए। फिर लिखिए अगली हेडिंग, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल लिखिए। अभिकेंद्रीय बल को अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल कहते हैं। सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है केंद्र की ओर। अर्थात वृत्तीय गति में एक ऐसा बल जो वस्तु को केंद्र की ओर इंगित करता है, केंद्र की ओर इंगित करता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तथा इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। देखिए, जो अभिकेंद्रीय, इसको लिखना, इसे AC से व्यक्त करते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन आर। ये इसका फॉर्मूला होता है फिक्स, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके ये फॉर्मूले भी है, नोट कर लो इसको। अगली हेडिंग डलेगी आवृत्ति। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ है जिसे हम करते हैं अब। उसके बाद
हम लोग इस चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके काम कर लिया होगा, जैसे कि आप करते हो तो अब तो हर बार बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम प्लीज रोज रोज मत बताया करो, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम खुद कर लेंगे, है ना। कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दो, में फंसा हुआ है, वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से गति करता है तो 10 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेता है। 10 सेकंड में क्या है, 100 सेकंड में 7 चक्कर, ठीक है। तो इसका मतलब टी दिया हुआ है आपको, 100 सेकंड में 7 चक्कर, रेडियन पर सेकंड, नहीं रेडियन पर सेकंड नहीं है तो आवर्तकाल है तो सेकंड में ही आएगा, ठीक है। जब भी ऐसे देना 100 सेकंड में 7 चक्कर, तो इस टाइप से डिवाइड करके लोगे आप इसको। पहला कोणीय चाल और रेखीय चाल दोनों निकालनी है। सेकंड है क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है, त्वरण भी निकालना है, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालोगे। टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन टी कितना है, इससे अच्छा तो 22/7 ले लो इसकी, देखो कट भी जाएगा, 7 से 7 कट गया, 44 रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है। पहला v क्या होता है r ओमेगा, r कितना है 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 44, मीटर पर सेकंड। v आ गया, u आ गया, ac इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर से निकाल लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर आर से निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर मतलब 0.44 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 12 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, बट हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो है मीटर पर सेकंड में। तो बेटा इसको तो आप सॉल्व कर लोगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है फाइनली, आपने भी मेहनत करी और 2 क्लासेस के अंदर हमने लेसन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। आराम से एंजॉय करके पढ़िए, हम आपके साथ हैं। पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा, चाहे ऑफलाइन क्लास कभी भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।